सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 5 न्यायपालिका का आगे का प्रकरण अदालतों की संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये देखा कि ये है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है और इसका मतलब ये है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है और इस न्याय व्यवस्था में हमारे देश में बहुत सारी अदालतें होती हैं जहाँ कोई भी नागरिक न्याय के लिए जा सकता है और ये अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर न्याय सुनाती है, न्याय करती है। और न्यायपालिका न्याय के अतिरिक्त कौन कौन से कार्य करती है वो भी हमने पढ़ा। जैसे न्यायपालिका कुछ नागरिकों के बीच में या दो राज्य सरकारों के बीच में या सरकार और नागरिक के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है उसका निपटारा करती है। और अगर संसद द्वारा कोई ऐसा कानून पारित होता है जो कि कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस तरह से न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का मतलब ये होता है कि सरकार की अन्य शाखाएं जैसे विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती है। तो न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो देखिए बच्चों, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है और ये अदालतें आमतौर पर हर ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं और प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है और इसी तरह से प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो देखो बच्चों, आगे आपको ये एक सारणी दिखाई दे रही है, पिरामिड दिखाई दे रहा है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है और ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद इस पिरामिड को, इस चित्र को भरना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम निचली अदालत से शुरू करते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा कि जिला या अधीनस्थ न्यायालय, ये प्रत्येक राज्य के जितने भी ज़िले हैं हर ज़िला में एक जिला न्यायालय और उनसे छोटी अदालतें होती हैं। फिर इनसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय
भारत के प्रत्येक राज्य में होता है। और इनसे भी ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ऐसे ही हमारे राज्य राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। तो इस तरह से ये सारी अदालतों की संरचना बनी होती है। इसके बाद देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, यह है मद्रास उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ यानी एक बेंच भी है। जैसे कि हमारे राजस्थान में भी एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, और वह है जयपुर में। इसके बाद देखिए, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, एक एप्लीकेशन लगा सकता है। तो देखिए कि अपील क्या होती है। इस व्यवस्था को समझने के लिए एक मुकदमे पर विचार करते हैं। यह राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है। राज्य यानी दिल्ली प्रशासन का, और एक लक्ष्मण कुमार के बीच में है, जो कि निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। तो देखिए, हम देखते हैं उस मुकदमे में क्या दिखाया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। तो सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया, तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी, और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। तो मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि
कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इन फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र इन तीनों को बरी कर दिया। तो देखो, इस तरह से निचली अदालत से ये लोग कहाँ गए? उच्च न्यायालय में। अब आगे देखिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँचे। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की और यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। तो देखिए आगे क्या हुआ। जब इस संगठन ने इस फैसले के खिलाफ, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की, तो 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से बिल्कुल अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो देखो कि इस तरह से जिला अदालत का अगर फैसला, कोई भी फैसले से कोई नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी वह संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इस तरह से एक अपीलीय व्यवस्था है जो हमारे भारत में बनाई गई है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न था कि उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए कि अपील की व्यवस्था का अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, और इस तरह से ये एक अपील की व्यवस्था बनाई गई है। इसके बाद देखिए इस विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। कि दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क को समझने के लिए एक नीचे तालिका दी गई है कि ये दीवानी कानून क्या होते हैं और फौजदारी कानून कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फौजदारी कानून, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। यानी चोरी और दहेज के लिए किसी औरत को तंग करना और हत्या करना, ये कौन से कानून हैं? ये सारे फौजदारी कानून होते हैं।
और दीवानी कानून कौन से होते हैं? इनका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए कि ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद, ये सब दीवानी कानून कहलाते हैं। तो देखिए कि जब फौजदारी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है, जिसे FIR भी कहते हैं। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। और केस फाइल होने के बाद अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और दीवानी कानून के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। अब अदालत इसके लिए क्या करेगी? अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश कर सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो इस तरह से दीवानी कानून और फौजदारी कानून बनाए गए हैं और इनकी अलग अलग प्रक्रिया भी निर्धारित है। इसके बाद देखिए कि इन्हीं कानून से संबंधित एक आगे सारणी दी हुई है कि फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरें। तो यहाँ पर 2 उल्लंघन दिखाए हैं, उनका विवरण दिया गया है कि कौन सा उल्लंघन हुआ है और आपको उसके बताना है कि वो कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है और फिर उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, तो ये कौन से कानून का उल्लंघन हुआ? फौजदारी कानून का। और इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि सबसे पहले FIR दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करेगी और अगर जांच में व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसे या तो जेल भेजा जाएगा या फिर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरे उल्लंघन का विवरण है कि एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो ये कौन सा कानून हुआ? दीवानी कानून। और इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले जो किराएदार है वह न्यायालय में एक याचिका दायर करेगा और फिर अदालत है उसे राहत की व्यवस्था करती है। तो इस तरह से हमारे देश में कई प्रकार की प्रक्रियाएं भी अपनाई जाती है न्याय के लिए। देखो बच्चों, लेकिन हमने यहाँ एक ये देखा कि जो नीचे की अदालतें होती हैं, छोटी बड़ी अदालतें हैं या जिला अदालतें हैं, इनको कई जगह अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो ये देखिए कि नामची यानी दक्षिण सिक्किम में ये जिला अदालत का आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने एक यहाँ देखा, यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आइजोल मिजोरम में, उसकी एक खंडपीठ है, बेंच है उसकी एक। फिर हमने एक ये चित्र देखा कर्नाटक उच्च न्यायालय का। तो ये देखिए उच्च न्यायालय से मतलब कि यह कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय है। इस तरह से हमने देखा कि एक और चित्र देखा हमने यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय का। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो अदालतों की संरचना है वो 3 स्तर पर होती है।
सबसे पहले नीचे की जो अदालत है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय और या जिला न्यायालय कहा जाता है, और ये प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला में स्थित होती है, हर जिला मुख्यालय पर होती है। फिर इससे ऊपर के स्तर पर हमने देखा उच्च न्यायालय, और ये भारत के प्रत्येक राज्य में स्थित है, और कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक अपनी अलग से उच्च न्यायालय होता है। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। और अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा, असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में रखा गया है। और इससे ऊपर सबसे ऊपर है जो ऊपरी स्तर का, वो है सर्वोच्च न्यायालय, और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।